देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक टॉपिक है तुम्हारा, इसमें आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई रिपोर्टिंग किसकी करेंगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो देखो इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज यहां पर पूरा लिखा है, ठीक है। ऑलरेडी तुम लोग इसको क्लास 12 में पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या लिखता है ये? द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट कर रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी कंपनी की प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, उसको आप क्या नाम दियो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 इंक्लूड है, ध्यान रखोगे आप। पहला क्या है आपका? अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर का, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ अप्लीकेबल, और लास्ट है आपका एक्सप्लेनेटरी नोट्स, है ना। बैलेंस शीट में क्या चीज कहां कैसे जा रही है ना। कैपिटल में क्या है, रिजर्व सरप्लस में क्या है, ये सारी बात कौन बताएगा आपको? एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे फाइनेंशियल ईयर क्या है ये तो सब जानते ही हैं। यहां पर देखो पढ़ेंगे आप इसको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129(1) कंपनीज एक्ट 13 में रिक्वायर्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, क्या बता रही है? सेल गिव, क्या देता है आपको? ये ध्यान रखना, जब भी तुम लोग बैलेंस शीट के लिए वर्ड लिखना तो क्या लिखोगे? ये क्या शो करता है? ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। किसका? स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की जो भी बातें रहेंगी उनकी, ठीक है। शुड कंपाइल विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको क्या करते हो आप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच कराते हो, देखते हो ना वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करा कि नहीं। शैल बी प्रेस्क्राइब फॉर, ये क्या है? एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, ऐसे नहीं जैसे तुम्हारा मन क्या बना दिए, खाना थोड़ी है, ठीक है। फिर जो किस शेड्यूल में है? शेड्यूल 3 विच इज गिवन इन दी पार्ट 1 एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ अ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल हैज बीन गिवन इन। तो ध्यान रखेंगे आप, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बात की गई किसकी? किसकी भैया? बैलेंस शीट की। और 2 में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall present the financial statement before the shareholder for their approval at every AGM of the company। क्या कह रहा है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शेयर होल्डर के पास अप्रूव कराने के पहले एजीएम में क्या करता है? प्रेजेंट करता है। किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पे। फिर ऑडिटर रिपोर्ट, अभी मैं बात कर रहा था ना वहां पर क्या क्या आता है? ऑडिटर रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इसके साथ केवल यही नहीं रहता है, इसके साथ आपकी रिपोर्ट भी रहती है। कौन सी रिपोर्ट? ऑडिटर की और डायरेक्टर्स की, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट में क्या होता है? कंपनी की ऑडिट हुई, उस ऑडिट, अभी तुम में एक चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट भी, ठीक है। उसमें क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड 2 रिपोर्ट रहेगी, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन आता है, रिपोर्टिंग की बात वहीं पर होगी, ठीक। डायरेक्टर की रिपोर्ट होगी, ये सारी बात यहां पर होगी, ठीक है। देखो ये पार्ट 1 है, फॉर्मेट किसका? बैलेंस शीट का। आप लोग पढ़े ही हो। बैलेंस शीट की जब आप बात करोगे यहां पर देखो, बैलेंस शीट में आपको पता है पहली हेडिंग क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, है ना। इसका पहला सब हेड क्या है? शेयर होल्डर। इसके 3 सब हेड है। पहला क्या आपका? शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट। फिर दूसरा क्या आपका? शेयर एप्लीकेशन मशीन, शेयर एप्लीकेशन मशीन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी में आपको पता ही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करेंट लायबिलिटी में आपको पता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट प्रोविजन। इन सबको जब आप टोटल कर दोगे टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत आपको? एसेट भी आप पढ़ ही चुके हो, 2 ही हेडिंग है इसमें, है कि नहीं। पहला क्या है आपका? एसेट्स, है ना। एसेट्स में पहला क्या हो गया आपका? नॉन करेंट एसेट्स। इसमें पहली फिक्स एसेट्स हो गई, टेंजिबल इंटेंजिबल, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। कैपिटल डब्ल्यूआईपी क्या है? ऐसी कोई एसेट्स है जो अभी बन रही है, चल रही है, काम चल रहा है। फिर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, अभी ये भी बन रही है, कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है।
फिर दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डिफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस है, अदर नॉन करेंट एसेट्स। कोई दिक्कत आपको इसमें? ये 5 है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों बता रहा हूं मैं, चैप्टर में है तभी तो बताया जा रहा है ना। डायरेक्ट फॉर्मेट बनाने को क्या कहें? अब मैं वहां पर पेपर तो बनाया नहीं हूं ना कि मैं बनाऊंगा पेपर, वो तो पेपर बताएगा भी, इसके बाद हम सॉल्व करो पता चलेगा। ठीक। नॉन करेंट एसेट में देखो क्या क्या है, करेंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश बैलेंस है ना, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है, अदर करेंट एसेट। इन सबको टोटल कर दो क्या आ जाएगा आपका, टोटल एसेट आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो इसको यहां एनालाइज किया मैंने, क्या पाया यहां पर कि बैलेंस शीट के 2 पोर्शन, पहला क्या हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके 4 पोर्शन है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग विथ अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। एसेट के 2 पोर्शन, नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट, दूसरा क्या है करंट। क्लियर है? कल पूछूंगा मैं तुम लोग से इसको। अब देखो आप लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है, आपको बताया था ना इसमें 3 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेन शेयर होल्डर। नोट पे अकाउंट नंबर 1 में शेयर कैपिटल आएगा, आपको पता है शेयर कैपिटल कितनी है, ऑथराइज है, इशूड है, सब्सक्राइब है ना, कोई दिक्कत? एरियर का पैसा इसमें से माइनस हो जाता है, ये देख लो, फॉरफीचर का पैसा ऐड हो जाएगा, फॉरफीचर का पैसा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, रिजर्व में जाएगा। ठीक। नोट टू अकाउंट है, रिजर्व है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस मिलते हैं, कैपिटल रिजर्व है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सरप्लस बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, और जितने भी अदर आपके रिजर्व है और सरप्लस। कैपिटल प्रॉफिट है इसमें आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो भैया, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 52 एसपीआर का मतलब सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व जो है, इसको इस काम के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप लोग पढ़े होंगे इसको क्लास 12। ठीक है, तो यहां पर इसका काम नहीं है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में काम नहीं किया होगा कि इसको पूछ लेना चाहिए हमको, क्योंकि तुम लोग तो बहुत बड़े लुकस पैसी वाली के परिवार से बिलोंग करते हो, सब पता ही तुम लोग को क्या होता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कौन इश्यू करता है, पब्लिक कंपनी, which gives the holder the right to acquire certain number of equity share specified therein at a later date। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप बाद की डेट पर आप उतने इक्विटी शेयर परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, इफ अ कंपनी हैज रिसीव्ड application money but date of allotment fall after the balance sheet date, such application money pending allotment। ठीक है, तो ध्यान रखो कि अगर कंपनी ने रिसीव कर लिया एप्लीकेशन मनी किस डेट को, बट डेट एट अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन डेट कब पड़ रही है, बैलेंस शीट डेट के बाद, तो ऐसी एप्लीकेशन मनी क्या है, पेंडिंग हो जाती है इस मैनर में। Share application money not exceed the issue capital and the extent not refunded is to be disclosed under this line। ठीक है, तो ये छोड़ दो, तुम्हारे बात नहीं भी, इसको बाद में तुम लोग देखना और बड़ी क्लास में जाकर। नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 है आपके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या पता है, आपको पता ही है, बॉन्ड डिबेंचर है, प्रीमियम पेबल है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पर, लॉन्ग टर्म लोन में बैंक से अदर से, एफडी है, इसमें लोन एडवांस है। ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको पता ही है, अकाउंटिंग की इनकम और टैक्स इनकम जो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा वही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें रहेंगी इसमें। करंट लायबिलिटी में ये है, आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में पता ही है सब कुछ है ना। ट्रेड पेबल में आपको पता है, क्रेडिटर बिल्स पेबल जब आप ऐड कर देते हो तो क्या आता है आपका, ट्रेड पेबल आता है। अदर करेंट लायबिलिटी में आपको सब बातें पता ही है। ठीक है ना, एक बार आप देख सकते हो सरसरी निगाहों से। आगे बढ़े, ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा।
तो ये कोई नई बातें नहीं है आप लोग के लिए, नई बात है, आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें बहुत समय नहीं दे रहा हूं। पढ़े हो ना इसको कायदे से। ये एसेट्स हो गया, आपको पता ही है, अभी आपको पढ़ाए थे। है हो जाएगा। फर्दर क्लासिफाई कर दिया हूं, इसको आप आराम से पढ़ते जाओगे, कोई समस्या नहीं है, अपने आप समझ में आता जाएगा। टेंजिबल में आपको होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, फिक्चर, व्हीकल, स्लैब स्टॉक, अदर। इधर गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट है ना, ये सब। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको पता है ट्रेड है, अदर है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स में क्या है, टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम में अपोजिट हो जाएगा, जो भी आपको पढ़ाया गया था। लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सब चीजें हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं। करेंट एसेट भी आप बहुत पढ़े हैं करेंट रेशियो में, ठीक है। ये सब छोड़ो, अभी तुम्हारा क्लास 11 नहीं, ठीक। तो इतनी बात है इसमें, ठीक है। हेडिंग डालो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नोट सेंड कर देंगे, अपना निकलवा लेना सब लोग, ठीक है। लिखोगे आगे, ये लिखा था तो ऑलरेडी मैं इसमें लिखने का वो नहीं सोचा, ठीक है। लिखेंगे, जब आप बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करोगे, डेफिनेशन लिख लेना, एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, एक कंपनी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तब में मैं छोड़ देता हूं इसको, इसको आप अपने से लिखेंगे। मीनिंग अभी आपको बता दिए, कोई दिक्कत है इसमें। लिखोगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रकृति क्या है। लिख लो रिकॉर्डेड फैक्ट, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, कन्वेंशन, पोस्टलेट्स, पर्सनल जजमेंट। बताओ, रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, पहली बात तो किसको रिकॉर्ड करता है, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मनी मेजरमेंट। एक्चुअल ट्रांजेक्शन, ना कि अगर आपने कह दिया
बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन को यहां पर कोई जगह नहीं दी जा रही। ठीक है, फिर जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा इमीडिएट रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? आप उसको भूल जाएंगे और आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमको उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो एक्चुअली हुए हैं, अपने से बना के क्लासेस को या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है ना? तो इसीलिए कह रहा नहीं, क्या करता है? फैक्ट को रिकॉर्ड करता है, एक्चुअलिटी में बात करता है। फिर दूसरा क्या है? समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। आप नरेशन देते हो कि नहीं देते हो? ठीक है, तो समरी ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? जो प्रेजेंट करता है, ठीक है, कि जो आपने ट्रांजेक्शन किया वो यूजर्स के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका प्रोस्पेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, कैसा ट्रांजेक्शन हो, कैश का है या क्रेडिट का है, नेचर क्या है उसका, ये सारी बात आप समरी में मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर कन्वेंशन में क्या है बताएं? अवधारणाएं एवं प्रथाओं पर ही अकाउंटिंग हमारी काम कर रही है। जो रूल रेगुलेशन हम लोग धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं वही आगे चल के क्या बन जा रहे हैं? हार्ड एंड फास्ट रूल बन जा रहे हैं। और अवधारणाओं प्रथाओं में चेंज एकाएक नहीं आ रहा है। सुबह उठ के हम लोग पूजा करते हैं बिना खाए पिए नहाए एकदम शुद्ध होके, ऐसी हमारी मान्यता है ना। कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पे ही तो काम करें हम। खाना खाने के बाद क्यों पूजा नहीं करते तुम? खाना खाने के बाद तो फ्री हो जाते, बैठ जाओ हचक की पूजा करो शाम को। अच्छा आप बताओ भाई, काहे कुंभ मेला प्रयाग में लग रहा है? उसके कॉन्सेप्ट है, मान्यताएं है ना उसकी। क्यों बाबा ही जाके वहां पर उनको बड़ा बड़ा टेंट मिल रहा है, हम लोग को काहे नहीं दे दे रहे हैं? चला प्रयाग के तो हम लोग भी तो हैं। उसकी अपनी अवधारणा प्रथा है। क्यों बेचारी को जबरदस्ती परेशान क्यों लोग? है कि नहीं? ध्यान रखना है, ठीक। तो अकाउंटिंग किस पर काम कर रहा है? कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट पर, अवधारणाओं या प्रथाओं पर। ठीक है, और वही धीरे धीरे क्या बन जा रहा है? रूल बन जा रहा है। ठीक है, नियम कानून। फिर पोस्टुलेट्स, ये क्या भैया? इसका हिंदी सर्च करके देख बताओ। गोइंग कंसर्न क्या बताता? बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। बताए? सगलेश्वर महाराज श्री 1000 काय तुम्हारे में नहीं हो रहा है क्या? मोबाइल काम नहीं करता तुम्हारा? फेंक दो, कौन सा गरीब हो तुम, नया ले लो। सर इसमें स्वास्थ्य स्वप्रमाण अप्रमाणित, हम लोग प्रमाणित किए ना कि एक खरीदने वाला तो एक बेचने वाला होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या बताता है? वो बताता है बिजनेस का जो ड्यूरेशन है वो अनलिमिटेड है, आजीवन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, कोई हमारे बिजनेस को बंद नहीं करा सकता। जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एक बार हम लोग ले लिए हैं उसको चेंज नहीं करेंगे, ये तो हमारी अपनी स्वप्रमाणित विचारधारा है, पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करते समय ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड बहुत बड़ा ना हो। ये सारी जिम्मेदारी किसको दे दिए हो? अकाउंटेंट को। वो अपने पर्सनल जजमेंट से बताए किसको रिकॉर्ड करना है किसको नहीं रिकॉर्ड करना। रामू काका निपट गए, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, लेकिन किसी के लाइफ का मेजरमेंट आप मनी में नहीं कर सकते, उसकी रिकॉर्डिंग होगी क्या? यही पर बात है। स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना? तो इसी में मैंने अभी बताया था आपको
स्टेटमेंट ऑफ इनकम्स और अर्निंग बोलते हो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो लिखो बिल्कुल, ठीक है। स्टेटमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, अभी मैंने बताया था ना पांचों, तो ये स्ट्रक्चर है इसका। कैश फ्लो, ठीक है, बताएं। बोलो भाई। लिखोगे इसमें पहला एलिमेंट ऑफ इसमें कौन कौन है? ठीक है, लिख लिए। अभी जो मैंने एसेट्स में लिखाया था, लाइबिलिटी में लिखाया था, शेयर होल्डर फंड में लिखाया था, उसको उठा के यहाँ लिख देना, जो भी मैंने दिखाया। दूसरा है एलिमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल या अर्निंग। इसके एलिमेंट क्या थे भैया? बताए थे ना अभी उसमें, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू में दो था आपका, ऑपरेटिंग दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। एक्सपेंस में क्या है? ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है। नेट इनकम है और लॉस रहेगा, आपको पता है ना।
एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम से क्या आ जाएगा? एक्सपेंस कम है तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। कोई दिक्कत? इसके सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखिएगा भी, ठीक है? जो बात अभी आपको मैंने उसमें नोट्स में दिखाया है वही सारी बात लिखनी समझाया, ठीक है? फिर आगे बढ़े। एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 है इसमें। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इसीलिए इसको 3 की स्टेटमेंट बोला जाता है। 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको इसीलिए बोला जाता है, ठीक है? तो इतनी बात है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कोई बात। चौथा लिख लोगे, उसमें क्या क्या था? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन, क्या है भाई चौथा? इक्विटी। नेट प्रॉफिट और लॉस इशू एंड रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। बस इतनी बात है इस चैप्टर में, ठीक है? नोट करिए भाई, ठीक है? इस चैप्टर में इतनी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। हो गया? एक बार पढ़ लो, जिसको जो पूछना पूछ ले। नेचर में ना पॉस्टुलेट्स और ये